हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हमारे स्टैटिस्टिक्स का नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 तक बच्चों हमने डेटा के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ सीख ली थी। तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें हम सीखेंगे कि कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आपको पेज के बिल्कुल बीचों बीच मेरे साथ डालनी है, सेंटर ऑफ द पेज, और इसमें लिखना है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, पहले हम एक सिंपल अपने आम जिंदगी से एक एग्जांपल निकालते हैं, फिर हम उसको स्टैटिस्टिक्स में लगाएंगे। बच्चों, आपने हो सकता है कई बार अपने क्लासरूम में टीचर आती हो और बहुत सारे बच्चों को वो कहती हो कि बच्चों बच्चों एक काम करो, जितने भी बॉयज़ हैं वो एक टीम में एक साइड आ जाएं और जितनी भी गर्ल्स हैं वो दूसरी टीम में दूसरी साइड आ जाएं। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि हमने अपने बहुत सारे एक एलिमेंट्स को जो पहले मिक्स बैठे हुए थे या मिक्स थे, उसको किसी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो सारा पुरुष वर्ग एक तरफ आ गया और सारा महिला वर्ग दूसरी तरफ चला गया। तो इसका मतलब हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन कर दिया, बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसी तरह हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, लिखो मेरे साथ साथ नीचे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा into sequences and groups according to their common characteristics। तो इट इज़ द प्रोसेस, मतलब ये एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है, अरेंजिंग डेटा, डेटा को अरेंज करने की। किस हिसाब से अरेंज करने की, इनटू सीक्वेंस और ग्रुप्स। हम डेटा को, बच्चों को क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये एक ग्रुप बन गया, वो दूसरा ग्रुप बन गया, और ये ग्रुप हमने किस आधार पर बनाया है, मतलब किस बेसिस पर बनाया है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। उनके बीच में कोई कॉमन बात थी, उस आधार पे हमने ग्रुप बना लिया। भाई ये सारे पुरुष वर्ग हैं इसीलिए ये एक तरफ आ गए, वो सारी महिलाएं हैं, ये कॉमन बात है उन सब में, तो वो दूसरे ग्रुप में चले गए। तो क्लासिफिकेशन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं ग्रुप्स बनाने में, उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो बच्चों, पहले हम इसके अंदर अब एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप इस तरह से इसमें एक बाइफर्केशन करना। दूसरा टॉपिक थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कि आखिर ये ज़रूरत क्यों है सर क्या ज़रूरत है डेटा को इस तरह से क्लासिफाई करने की, अलग अलग। मान लो हम अपने क्लास के बच्चों को अलग अलग कर रहे हैं, चाहे उनके मेल फीमेल होने के आधार पे, या क्या पता उनकी हाइट के आधार पे, या उनके वेट के आधार पे, कि भाई जिनकी हाइट छोटी है वो इधर आ जाएं, जिनकी हाइट लंबी है वो उधर चले जाएं, जिनकी हाइट एवरेज है वो बीच में रह जाएं। तो किसी भी डेटा को क्लासिफाई करने का उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या फ़ायदा, ये क्यों कर रहे हैं हम। तो लिखो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बच्चों, मेरे साथ इसी के नीचे लिखना है। पहला पॉइंट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस। एक ऑब्जेक्टिव तो ये है बच्चों, डेटा को क्लासिफाई करने का अच्छे से। इससे क्या है, कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो जब डेटा एक क्लासिफिकेशन में लिखा होता है या रखा होता है, तो हम उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से। तो कंपैरिजंस करने के लिए हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। दूसरी चीज़, टू स्टडी रिलेशनशिप्स। कई बार ऐसा होता है कि एक चीज़ का दूसरे से, या दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से कुछ लिंक होता है या कुछ रिश्ता होता है। तो जब हम डेटा को अच्छे से क्लासिफाई करते हैं
तो उन रिलेशनशिप्स को भी हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है क्लासिफिकेशन का कि टू स्टडी रिलेशनशिप्स। तीसरा, टू प्रेजेंट मेंटल पिक्चर। जब डेटा अच्छे से क्लासिफाई हुआ होता है तो वो इंसान के माइंड में एक बेहतर पिक्चर, एक बेहतर क्लैरिटी दे देता है। और यही अगर डेटा क्लासिफाइड ना हो, सब कुछ एक साथ इकट्ठा सा हो, तो आपको समझने में, सोचने में दिक्कत लगेगी। और वही अच्छे से क्लासिफाई होगा, बॉयज़ अलग, गर्ल्स अलग, या क्लास 10th के बच्चे अलग, क्लास 11th के बच्चे अलग, क्लास 9th के बच्चे अलग, तो आपके दिमाग में एक अच्छी पिक्चर भी ईजीली बन जाती है। तो डेटा का क्लासिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा एक और लिख लेते हैं, टू सिंप्लीफाई द मास डेटा। मास डेटा मतलब कि बहुत बड़े डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इससे इतना बड़ा डेटा जो है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, वो थोड़ा आसान लगता है देखने में। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कि ये डेटा हम क्लासिफाई करते ही क्यों हैं, टू प्रिपेयर डेटा फॉर टैब्यूलेशन। बच्चों, आपका एक 5वां जो अगला चैप्टर होगा उसमें आपको डेटा को टेबल्स के फॉर्म में करना सिखाया जाएगा। तो डेटा का क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप डेटा क्लासिफाई करना ही नहीं सीखोगे तो आप टेबल्स नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, मतलब टेबल्स मतलब कुछ ऐसी टेबल्स बनाएंगे, जैसे मान लो क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, तो आपको पता चला कि भाई क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, तो आप अब उनको अगर क्लासिफाई करोगे कि भाई 55 बॉयज़ हैं और 45 गर्ल्स हैं, तो अब आपने क्लासिफिकेशन कर ली ना अच्छे से। तो जब आप क्लासिफाई करोगे तभी तो ये टेबल बना पाओगे ना। भाई बिना इसके कैसे टेबल बना सकते हो अगर किसी को यही नहीं पता कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। 100 बच्चे हैं, बस उसको ये पता है। तो जब तक क्लासिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप ये टैबुलेशन भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेहतर और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या, टू प्रिपेयर डेटा फॉर टैबुलेशन। तो इस पर आप 3 मार्क्स लिख लो ऊपर ही। ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर का इसमें थ्योरी में पूछेगा, तो आप 5 पॉइंट को भी लिख सकते हो, 1-2 पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी आपको इसमें अच्छा लगे। ठीक है ना। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब दूसरा पॉइंट ये पढ़ेंगे कि एक अच्छा क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए। भाई क्लासिफिकेशन तो कोई भी कर लेगा, हम किसी से भी करवा लेंगे, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए ना अच्छे क्लासिफिकेशन में। तो यानी कि अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं रिक्विजिट्स, REQUISITES, इसका मतलब रिक्वायरमेंट्स भी होता है। रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए। एक अच्छे क्लासिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये पढ़ रहे हैं हम। जैसे होता है ना, हर चीज़ की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। भाई आपको कॉलेज जाना है तो आपको 12th में पास होना पड़ेगा, आपको अच्छे कॉलेज जाना है तो आपको 12th में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ऐसी एक अच्छे क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आप बताओ सर क्या है। लिखो, सूटेबल। एक तो क्लासिफिकेशन जो हो वो सूटेबल हो। सूटेबल मतलब कि छोटा सा लिख लो, इट शुड मैच द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन उसके हिसाब से सूटेबल होना चाहिए। ठीक है ना। मान लो मैं चाहता हूँ कि डेटा में मैं बच्चों की हाइट के हिसाब से, या बच्चों की हाइट पर मैं कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा हूँ कि कौन सी क्लास में बच्चे कितनी हाइट वाले हैं, कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, और पता चला मैं उसमें क्लासिफिकेशन में कर रहा हूँ कि आर यू मैरिड या अनमैरिड, तो उसका क्या फ़ायदा। तो डेटा का क्लासिफिकेशन सूटेबल होना चाहिए मेरे उद्देश्य के हिसाब से। दूसरा, अनएम्बिग्यूअस।
UNAMBI, unambiguous, GUOUS। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहले आपको मीनिंग समझा देता हूँ, डिक्शनरी मीनिंग। एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, जो समझ नहीं आता किसी को। तो अनएम्बिगुअस का मतलब हो गया कि बड़ा आसान होना चाहिए, बड़ा सरल होना चाहिए, जो इजीली सबको समझ आ जाए। ठीक है ना? तो मतलब अपने समझने के लिए आप लिख सकते हो छोटा सा, नॉट कन्फ्यूजिंग। कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए क्लासिफिकेशन। पता चला देख के उल्टा और सिर दर्द हो गया कि ये क्या है। तीसरा, एग्जॉस्टिवनेस। एग्जॉस्टिवनेस का मतलब होता है कि डेटा बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। क्लासिफिकेशन, कोई भी चीज़ उसमें छूटनी नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिवनेस। जैसे मैं कई बार मैं बोलता हूँ ना, आप सुनोगे आगे भी, मैं बोलता हूँ बच्चों ये आपके कंप्लीट एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ कि ये चैप्टर का पूरा सब कुछ कवर हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऐसी हो कि जिसमें अगर कुछ चेंज करना हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो हो जाए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल रिजिड हो कि भाई ये है तो बस अब यही है, हल्का सा भी कुछ में कुछ चेंज करना हो तो हो ही नहीं रहा। तो डेटा क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके अलावा पांचवा, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सितारा लगा रहा हूँ इस पर। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या कि मान लो मैं बोल रहा हूँ रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक वाले बच्चे इधर खड़े हो जाओ। फिर मैं बोल रहा हूँ रोल नंबर 8 से लेकर 20 तक वाले बच्चे इधर खड़े हो जाओ। मान लो मैंने ये बोला, क्लास में अनाउंसमेंट करी, क्लास में 20 बच्चे हैं, मैंने कहा रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक के बच्चे इधर आ जाओ, रोल नंबर 8 से लेकर 20 तक के बच्चे इधर आ जाओ। तो 3 बच्चे अपना माथा पीटेंगे, रोल नंबर 8, रोल नंबर 9, रोल नंबर 10, ये अपना माथा पीटना शुरू करेंगे, सर हम कहाँ जाएं, आपने कह दिया 1 से लेकर 10 तक वहाँ, आप इधर कह रहे हो 8 से लेकर 20 वहाँ। तो ये कोई क्लासिफिकेशन है? ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया ना। 3 बच्चे तो बेचारे परेशान। तो क्लासिफिकेशन कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए कि भैया 1 से लेकर 10 तक अगर उधर जा रहे हैं तो 11 से लेकर 20 तक इधर आएंगे, तो इसमें कोई टकराव नहीं होगा। तो इस तरह की बात कह रहा है ये पॉइंट, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब डेटा क्लासिफिकेशन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। ठीक है ना? बाकी एक पॉइंट और लिख लो, होमोजेनिटी, HOMO, होमो मतलब एक जैसे, जेनिटी तो होमोजीनियस वर्ड से ये निकाला है, यानी डेटा क्लासिफिकेशन जो है वो एक ही जैसे डेटा की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ आप कुछ यूज़ कर रहे हो, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि पता चला आप मिल्क की प्रोडक्शन भी यूज़ कर रहे हो जो लीटर में है, आप वीट की प्रोडक्शन लिख रहे हो जो केजीज में है, किसी का हाइट लिख रहे हो जो मीटर्स में। तो ऐसा ना हो, डेटा के अंदर सारी बातें जो हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि एक समान होनी चाहिए, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की होनी चाहिए, है ना? तो अगर सारे के सारे बॉयज़ हैं तो ये होमोजीनियस है, सबका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस ग्रुप में ये सारी गर्ल्स हैं तो इनका भी सेम कैरेक्टरिस्टिक है। तो डेटा क्लासिफिकेशन जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये देखो बच्चों, आपके यहाँ पे मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस अलग अलग कवर करवाए। 1 नंबर में पूछेगा क्लासिफिकेशन, वो अब आपको आ गया। 3 नंबर में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, वो अब आपको आ गया। 3 नंबर में पूछेगा रिक्विजिट्स, वो अब आपको आ गया। तो पहले इतनी बातें क्लियर हो गई? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालना, नेक्स्ट मेन हेडिंग सेंटर ऑफ द पेज, इसका नाम है हेडिंग का मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के तरीके, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि डेटा को कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं या डेटा को कैसे अलग अलग लिख सकते हैं, क्या तरीके हैं। आइए
तो डेटा क्लासिफिकेशन के बच्चों टोटल होते हैं 1, 2, 3 और 4 तरीके होते हैं डेटा को क्लासिफाई करने के। तो इन्हें हम कोशिश करेंगे डिटेल में पढ़ने की। तो पहला लिखना है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। पहले हेडिंग लिखते हैं फिर समझते हैं। दूसरा लिखना है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा लिखना है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और चौथा लिखना है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो सर ये सब क्या है बातें? तो लिखते हैं पहले आप, फिर मैं समझाता हूँ, आप नोट करते रहना साथ साथ। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं। तो सर लेकिन बताना तो पड़ेगा। अब देखो, लिखो, लिखते ही अगर आप ना समझे तो जो आप बोलो वो मैं आपको दूंगा। डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू geographical region, अकॉर्डिंग टू geographical region या लोकेशन, कुछ भी लिख लो, लोकेशन लिख लो, अकॉर्डिंग टू geographical लोकेशन। मतलब अब हम डेटा को पता है कैसे क्लासीफाई करते हैं? डेटा को हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि भाई जितने बच्चे नॉर्थ एरिया से आए हैं वो इधर खड़े हो जाओ, जितने बच्चे साउथ एरिया से आए हैं वो इधर खड़े हो जाओ, जितने बच्चे ईस्ट एरिया से आए हैं वो इधर खड़े हो जाओ, जितने बच्चे वेस्ट एरिया से आए हैं वो इधर खड़े हो जाओ। तो डेटा को क्लासीफाई करा किस आधार पर? ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर। तो इसे बोल देते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, सिंपल। बताओ क्या था इसमें? कुछ भी नहीं। दूसरा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें लिखो डेटा इज क्लासिफाइड with respect to different periods of time। इसमें टाइम वर्ड पर आप एक ब्लॉग बना लेना, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ऑन द with respect to different periods of time। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि इसमें हम डेटा को समय के अनुसार क्लासिफाई कर लेते हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ, जितने बच्चों का एडमिशन 5 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में हुआ है वो बच्चे यहाँ खड़े हो जाएं, ठीक है। जितने बच्चों का एडमिशन 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक के बीच में हुआ है वो बच्चे यहाँ खड़े हो जाएं। जैसे आप में से भी कई बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन करी, तो किसी ने कभी करी, किसी ने कभी करी। तो मैं अगर आप बच्चों को आपकी डेट या आपके समय के अनुसार क्लासिफाई कर दूं कि जिसने 25 मार्च से पहले क्लासेस ज्वाइन करी वो बच्चा इधर खड़ा हो जाए, जिसने 25 मार्च के बाद ज्वाइन करी वो बच्चा इधर खड़ा हो जाए। तो इसका मतलब मैं समय के अनुसार क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। तो जब भी टाइम के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है सर? ठीक है सर। अब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? घर का नाम क्या है इसका? नहीं पता। और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को घर में किस नाम से बुलाते हैं? नहीं पता। तो लिखो, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का घर का नाम है स्पेशियल। ध्यान से स्पेलिंग लिखना, SPATIAL, स्पेशल क्लासिफिकेशन।
और सर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को घर में किस नाम से बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं टेम्पोरल, TEMPORAL, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। हो गई बढ़िया बात, दो चीज़ें समझ आ गई, सिंपल सिंपल, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये बच्चों थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है थोड़ा सा, मतलब ये एक तरह से एक पार्ट हो गया, और अगले दो पार्ट वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे, उनका नज़रिया एक जैसा होगा, वो करते हैं। अब अगला लिखा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव, तो पहले तो ये देखते हैं कि भाई ये क्वालिटी जो क्या है, ये क्वालिटी वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है ना, क्वालिटी। और दूसरा लिखा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, वो निकला है क्वांटिटी वर्ड से। पहले क्वालिटी और क्वांटिटी का अंतर समझते हैं बच्चों। मैंने कहा आप ऑनेस्ट हो, मैंने कहा आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, मैंने कहा आप हार्ड वर्किंग हो, मैंने कहा आपका वेट 50 kg है, ठीक है ना, मैंने कहा कि आप बड़े एम्पैथेटिक हो, और मैंने कहा कि आपके एक हाथ में 5 उंगलियां हैं। सर ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्वालिटी वो चीज़ें होती हैं जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, जिनकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, उसको क्वालिटी बातें बोलते हैं, और जिनकी कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उन्हें क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो सिंपल मतलब हो गए। अब आओ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब लिखो, पहले लिखो फिर बताता हूँ। डेटा इज क्लासिफाइड on basis of descriptive characteristic. Data is classified on basis of descriptive characteristic और on basis of, फिर बड़ा बड़ा लिखना है सुनहरे अक्षरों में, ऑन बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्वालिटी होती है कि भाई किसी इंसान की आप क्वालिटी बता रहे हो, है ना, उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम वो बातें लिखते हैं जिसमें बच्चों ध्यान रखना कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, जिसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती। जैसे मान लो मैंने लिखा कलर ऑफ अ फ्लावर, भाई फूल का कलर क्या है? आप कहोगे लाल, कहोगे हरा, कहोगे नीला, कहोगे गुलाबी, कहोगे, कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं बताओगे ना। सर फूल का कलर है 5, सर फूल का कलर है 2, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। कॉमा, जेंडर, अब जेंडर मैंने पूछा आपका जेंडर, तो ये तो नहीं कहोगे ना सर 4 या 3 या 1, कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं होगी। या इसके अलावा हैबिट या कास्ट एटसेट्रा, मतलब कोई भी ऐसी बातें जिनकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, उन्हें बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, तो इसमें लिखो जी, डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ some characteristic. Data is classified on the basis of some characteristic which can be measured, जिसको आप measure कर सकते हो, which can be measured, full stop. Example, सर एग्जाम्पल आप बताओ। एग्जाम्पल बच्चों जैसे वेट, आपका वेट कितना है तो आपने बता दिया सर 55 kg। हाइट आपने बता दिया सर 5 फुट 6 इंच, है ना। या मान लो मैंने पूछा इनकम, आपने बता दी सर 5 लाख रुपये।
एटसेट्रा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो डेटा को क्लासीफाई बच्चों 4 प्रकार से किया जा सकता है। वेरी वेरी सिंपल। अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से करते हो तो उसको बोलेंगे स्पेशियल क्लासिफिकेशन। अगर आप समय के अनुसार करते हो तो उसको बोलेंगे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। अगर आप कोई क्वालिटी की बात कर रहे हो जिसको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिया जा सकता, जो कोई एट्रीब्यूट है यानी किसी की क्वालिटी बता रहा है, तो उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और जिसको आप मेजर कर सको ऐसे डाटा को बोलोगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंट बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम डाटा को किस किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें इतना ही करना है। अब जब अगली वीडियो बच्चों स्टार्ट होगी तो अगली वीडियो में मैं आपको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर घुसा के ले चलूँगा, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी बातें और करनी है। बाकी ये और ये तो छोटे छोटे थे जो यहीं के यहीं ख़त्म हो गए। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर हम घुस जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही करना था। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करना और अपने पूरे नोट्स को यहाँ तक सुंदर सुंदर कंप्लीट कर लेना।